आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आचार्य रितेश कुमार। जैसे पिछली वीडियो में मैंने साझेदारी के बारे में पढ़ाया था, जिसमें साझेदारी प्रवेश और अवकाश के टॉपिक मैंने लिए थे। उसके बाद मृत्यु है और साझेदारी का समापन है यानी विघटन है। लेकिन इस वर्ष 30% कोर्स कम होने के कारण डेथ ऑफ ए पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म यानी साझेदारी की मृत्यु और साझेदारी का विघटन, ये दोनों ही आपके कोर्स से निकल चुके हैं। अब इसके बारे में आप कोई तैयारी ना करें, इससे संबंधित मृत्यु और विघटन। तो उसके बाद अगले जो टॉपिक आते हैं साझेदारी पार्टनरशिप के बाद आती हैं कंपनी अकाउंट्स, कंपनी खाते हैं। अब जो भी बात होगी, इसके 2-3 चैप्टर हैं इम्पोर्टेंट हैं, इसमें से भी कुछ हटा है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो कंपनी की बात हम करते हैं, कंपनी खाते। कंपनी एक संस्था है, एक कंपनी व्यवसाय के कई सारे स्वरूप हैं, जिसमें कंपनी भी एक उसके अंतर्गत व्यवसाय के स्वरूप में आती है। व्यवसाय के स्वरूप में एकल व्यापार, साझेदारी फर्म, सहकारी संस्थाएं और कंपनियां हैं। तो कंपनी क्या है? कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका अपना उत्तराधिकार और उसकी अपनी सार्व मुद्रा होती है। ठीक है, तो कंपनी जो वर्ड है वो एक बहुत बड़ा व्यवसाय के रूप में माना जाता है, क्योंकि कंपनी एक बड़े व्यवसाय के रूप में माना जाता है। तो इसमें पूंजी भी अधिक लगी होती है, कई लोगों की पूंजी लगी होती है, अधिक मात्रा में पूंजी लगी होती है। तो उसके आधार पर कंपनी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो कंपनी के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि कंपनी के अंतर्गत हमने अभी उसके अर्थ के बारे में देखा। अब हम थोड़ी उसकी विशेषताएं को देख लेते हैं। विशेषताओं के अंतर्गत कंपनी के लक्षण, वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति। सबसे पहले कंपनी की जो स्थापना होती है किसी न किसी कंपनी अधिनियम के अनुसार ही होती है। किसी न किसी कंपनी के अधिनियम के अनुसार कंपनी की स्थापना की जाती है। तो विशेषताओं या लक्षण से पहले हम थोड़ा अधिनियम यानी भारत में कंपनी विधान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है कि इस समय वर्तमान में कंपनी एक्ट, इस समय वर्तमान में कंपनी एक्ट 2013 रनिंग में है, जो कि 30 अगस्त 2013 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। कंपनी अधिनियम तो वही था, वही चलते थे, लेकिन उसमें कुछ संशोधन ऐसे कर दिए जाते हैं कि ताकि उस जब ज़्यादा महत्वपूर्ण संशोधन उसमें होते हैं तो उसका एक नया नाम से उसका संचालन किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, सर्वप्रथम जो कंपनी एक्ट भारत में लागू हुआ था, सर्वप्रथम सबसे पहले वो हुआ था 1850 में। लेकिन इस कंपनी अधिनियम के अनुसार केवल असीमित दायित्व वाली कंपनियों की ही स्थापना की जाती थी। असीमित दायित्व वाली कंपनियां, असीमित दायित्व वाली कंपनी क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल आप यहां पर देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि असीमित दायित्व वाली कंपनियों की स्थापना की जाती थी। लेकिन इसके बाद एक एक्ट और आया 1857, ये संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम था। संयुक्त पूंजी कंपनी, संयुक्त वर्ड जो है कई चीज़ों के मिलने से संयुक्त शब्द बनता है। तो यहाँ पर ये केवल सीमित दायित्व, असीमित दायित्व वाली कंपनियों की, यहाँ पर सीमित दायित्व वाली कंपनियों की स्थापना इस अधिनियम के अंतर्गत की जाने लगी। उसके बाद बहुत सारे अधिनियम आए, इसमें धीरे धीरे थोड़े थोड़े जो महत्वपूर्ण संशोधन वो किए गए। 1860, फिर 1866, 1882, 1913, फिर 1956। कंपनी अधिनियम के बाद जब इसमें 1956 में संशोधन किए गए तो उसके बाद ही कंपनी एक्ट 2013 लागू हुआ। यानी कि 30 अगस्त, इससे पहले कंपनी अधिनियम 1956 रनिंग में था, उसके अकॉर्डिंग ही सारी कंपनियों का संचालन किया जाता था। उसी के तहत लेके रखे जाते थे, लेकिन ये अभी ख़त्म हो गया 30 अगस्त 2013 को। इसके बाद
संपूर्ण भारत में कंपनी अधिनियम 2013 लागू कर दिया गया, जिसके अंतर्गत बहुत सारी व्यवस्थाओं को बदल दिया गया, यानी कि एक नया स्वरूप उसमें संशोधन करके एक नया स्वरूप उसको प्रदान कर दिया गया। ठीक है, तो ये कंपनी अधिनियम के बारे में तो आपको ध्यान रखना है। इस समय 2013 चल रहा है और सर्वप्रथम 1850 में हुआ था। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। तो लक्षण की बात अब हम करते हैं। वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति, वैधानिक वर्ड जो आता है कानून से रिलेटेड होता है। ठीक है, कृत्रिम और व्यक्ति, व्यक्ति आप जानते ही हो, हम लोग ठीक है जो हड्डी और मांस के बने होते हैं वो व्यक्ति। कृत्रिम शब्द जो होता है वो बनावटी है, यानी कि आर्टिफिशियल जिसको बोल सकते हैं, यानी वो एक्चुअल में नहीं है, उसको बनाया गया। तो ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में व्यक्ति नहीं है लेकिन कानून द्वारा उसे कृत्रिम व्यक्ति घोषित कर दिया गया है। यानी कंपनी एक ऐसी संस्था है जो स्वयं व्यक्ति तो नहीं है लेकिन व्यक्तियों की भांति वो कार्य कर सकती है। जैसे स्वयं अपने नाम से व्यापार करती है, स्वयं अपने नाम से सारे लेन देन करती है, स्वयं अपने नाम से दूसरों पर मुकदमा कर सकती है, या दूसरे लोग उस पर उसकी कंपनी के नाम से मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन हड्डी मांस की नहीं होती, लेकिन व्यक्तियों की भांति कार्य करती है और इसका निर्माण किसी कानून के अंतर्गत, ये जो मैंने बताया था, ये अधिनियम का मतलब है ये संसद में पास होकर बनते हैं तो ये अधिनियम बन जाते हैं और वो कानून बन जाते हैं। तो कानून के अंतर्गत ही कंपनी की स्थापना होती है। तो किसी भी कंपनी की स्थापना पहले 56 के अकॉर्डिंग होती थी, अब वो कंपनी की स्थापना यदि होगी तो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार ही होगी, जो कि संसद में एक बिल लाकर पास किया गया होगा तो वो कानून बन गया और उसके आधार पर एक स्थापना की जा रही है। इसलिए वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति की इसको संज्ञा दी जाती है। पृथक वैधानिक अस्तित्व, पृथक वैधानिक अस्तित्व का मतलब किसी के होने या ना होने से अस्तित्व। तो पृथक मतलब अलग। कंपनी एक बहुत बड़ी संस्था है जिसमें सदस्यों का आना जाना लगा रहता है। कोई सदस्य आता है, कोई सदस्य चला जाता है, लेकिन सदस्यों के इन आने जाने से कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंपनी का व्यवसाय जिस तरह संचालन में था वो उसी तरह संचालित होता रहता है। इसलिए कहा गया पृथक वैधानिक अस्तित्व, यानी कि ये किसी व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई नहीं है कि व्यक्ति चला गया तो कंपनी बंद हो जाएगी। इसका अस्तित्व, अपना अस्तित्व है, वो गया है, उसके स्थान पर कोई दूसरा आएगा, लेकिन कंपनी के संचालन पर उस पर कोई प्रभाव, उसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्थायी अस्तित्व। स्थायी अस्तित्व का मतलब है जिस तरह कंपनी का निर्माण विधान द्वारा होता है उस तरह इसका समापन भी कंपनी विधान के अनुसार ही किया जाता है। तो जब तक इसका समापन नहीं होता कंपनी विधान के अनुसार, इसे ऐसे समाप्त नहीं किया जा सकता। तो इसका अस्तित्व यानी ये जो कंपनी है वो हमेशा बनी ही रहती है। सीमित दायित्व, सीमित दायित्व अब थोड़ा आ गया है, ये वाली बात थोड़ी और यहाँ तक पूरी क्लियर हो जाएगी। दायित्व का मतलब किसी के ऊपर बोझ से होता है, किसी के ऊपर कर्ज से होता है, ये नॉर्मली भाषा में हम बोल सकते हैं। लेकिन कंपनी के अकॉर्डिंग दायित्व का मतलब क्या है ये आपको बहुत ही ज़रूरी है, ये आप लोगों के लिए समझना। सीमित दायित्व, कंपनी के अंतर्गत अंशधारियों का पैसा लगा होता है। कितना पैसा लगा होता है? जितने मूल्य के उसने अंश खरीद रखे हैं, और अंशधारी ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। तो जितना पैसा, मान लीजिए किसी ने 1 लाख की पूंजी खरीद रखी है, किसी ने 10,000 के अंश खरीद रखे हैं, किसी ने 20,000 के, नॉर्मली अलग अलग अंशधारी अलग अलग अंश खरीद कर अलग अलग मात्रा में पूंजी लगाते हैं। तो उन लोगों का उसी मात्रा में, उसी अनुपात में कंपनी में पैसा लगा हुआ होता है। यदि कंपनी बंद होती है और तो भुगतान की यदि ज़रूरत पड़ती है भारी दायित्वों को, तो जो जितना अंशधारियों को लगा हुआ है या जितने रुपए के उसने अंश खरीद रखे हैं वो उतने रुपए ही चुकाने के लिए उत्तरदायित्व रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मान लीजिए मैंने कंपनी के 10,000 अंश खरीद लिए हैं, 10,000 रुपये के, 10,000 रुपये के मैंने अंश खरीद लिए हैं और जिसका भुगतान मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, लेकिन आज कंपनी बंद हो रही है तो कंपनी को पैसों की आवश्यकता है तो वो मुझसे 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मांग सकती। सीमित का मतलब होता है लिमिट, लिमिट में रहकर दायित्व है ये।
मैं भले ही घर के कितने ही पैसे सही मेरे पे, लेकिन मैं कंपनी को, चाहे जो भी स्थिति कंपनी की रही हो, मैं 10,000 रुपये से ज़्यादा उसको नहीं दे सकता। ये तो मेरा दायित्व कैसा हो गया, एक लिमिट में बंध गया, 10,000 से ज़्यादा नहीं, तो ये सीमित दायित्व होती है। तो कंपनी के जो सदस्य होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है, यानी अगर उनको पैसे चुकाने को कंपनी की ज़रूरत पड़ी तो वो उतने ही रुपए चुकाएंगे जितने रुपए के मूल्य के उन्होंने अंश खरीद रखे हैं, उससे ज़्यादा कीमत के वो पैसे नहीं चुकाते हैं। तो ये एक लिमिट में उनका दायित्व बन गया, इसलिए सीमित दायित्व की कैटेगरी में आते हैं। आगे है अंशों का हस्तांतरण। यहाँ पर हम सार्वजनिक कंपनी की बात कर रहे हैं, पब्लिक कंपनी की बात, क्योंकि अब जो हमारे टॉपिक में है वो भी पब्लिक कंपनी के बारे में है, जो न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे वो पब्लिक कंपनी के बारे में है, इसलिए विशेषताएं भी पब्लिक कंपनी की ही लिख रही हैं। अंशों का हस्तांतरण। अंशों का हस्तांतरण का मतलब ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी के अंश खरीद लेता है तो वो स्वेच्छा से कुछ समय पश्चात उन अंशों को किसी तीसरे व्यक्ति को बेच सकता है, यानी अपने अंशों का हस्तांतरण वो किसी तीसरे व्यक्ति को कर सकता है, वो तीसरा व्यक्ति चौथे व्यक्ति को कर सकता है। इस तरह कंपनी एक बार शेयर्स तो बेच देती है, लेकिन वो मार्केट में व्यक्ति एक दूसरे को बेचते रहते हैं, यानी उसका जो हस्तांतरण है अंशों का वो बहुत सरल है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति ने अंश खरीदे तो वो बाउंड हो गया, अपने ही पास रखेगा, वो बेच सकता है, यानी अंशों का हस्तांतरण बहुत सरलता से एक पब्लिक कंपनी में हो जाता है। प्रतिनिधि व्यवस्था। प्रतिनिधि जो वर्ड है वो मोस्टली एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। एजेंट आप समझते होंगे, प्रतिनिधि भले ही नया शब्द हो। तो क्योंकि कृत्रिम व्यक्ति है, खुद चल फिर नहीं सकती, लेकिन इसमें पावर होती है कि दूसरे लोगों को ये चलाती है, तो ये अपना व्यवसाय अपने द्वारा नियुक्त सदस्यों से करवाती है। जो अंशधारी हैं या संचालक मंडल है वो इसके द्वारा नियुक्त होते हैं, वो कंपनी से वेतन भी लेते हैं। तो ये प्रतिनिधि के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति करती है और उन्हीं से अपने सारे जो कार्य का संचालन है उन्हीं के द्वारा करवाती है, क्योंकि ये खुद तो ईंट पत्थर की बनी है, ये खुद नहीं कर सकती है। आगे है सार्वमुद्रा। ये नाम आपने पहली बार सुना है, सार्वमुद्रा, लेकिन आप इसको अच्छी तरह जानते हैं। सार्वमुद्रा का मतलब होता है, आपने देखा होगा हम किसी कागज़ पे क्या लगाते हैं, स्टैम्प, सील, ठीक है, जिसको बोलते हैं मोहर। यहाँ पर सार्वमुद्रा यूनिवर्सल सील। सार्वमुद्रा का मतलब है जो उसका एक ऑथोराइज्ड पर्सन होते हैं कंपनी के, वो साइन करते हैं, तो वो वैलिड कब तक नहीं होंगे, जब तक उस पर कंपनी की सील ना लगी हो। तो ये प्रत्येक कंपनी की अपनी एक सार्वमुद्रा होती है, और वो सार्वमुद्रा और सील लगने से जो उत्तरदायित्व है फिर वो कंपनी का बन जाता है, कंपनी का उत्तरदायित्व उस पर बन जाता है। लाभ उद्देश्य, आखिरी लक्षण है लाभ उद्देश्य। किसी भी कंपनी की स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से ही की जाती है। तो ये कंपनी के लक्षण हैं और 12th में इम्पोर्टेंट भी हैं। उसके बाद हम देखते हैं कंपनियों के प्रकार। कंपनी के प्रकार में वहाँ देखिए कंपनियों के विभिन्न प्रकारों को, तो अब बात करेंगे कंपनियों के प्रकार की। तो यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने ब्लैक पेन में यहाँ लिखा है, तो कंपनियों के विभिन्न प्रकारों को यहाँ 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है समामेलन के आधार पर, दूसरा है दायित्व के आधार पर, और तीसरा है अंशों की हस्तांतरणशीलता के आधार पर। समामेलन के आधार पर, समामेलन का मतलब किसी कंपनी के निर्माण से होता है। जब कंपनी के स्वरूप में आ जाती है, जब जिस कंपनी के निर्माण हम कर रहे हैं, जब वो उस कंपनी के स्वरूप में आ जाती है, यानी किसी कंपनी का निर्माण चालू करा, आज वो कंपनी के स्वरूप में आ रही है, तो वो समामेलन की स्थिति कहलाती है। कई चीज़ों का समामेलित होकर कंपनी बनती है। तो उसके आधार पर कंपनी 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है राज्य आदेश द्वारा निर्मित कंपनियां। राज्य आदेश द्वारा निर्मित कंपनियां यानी कि जो राजा की आज्ञा से, जहां पहले राजा के शासन होते थे, उन राजाओं की आज्ञा से कंपनियों की स्थापना की जाती थी, तो वो राजाज्ञा द्वारा निर्मित कंपनियां कहलाती थीं। इस समय इस प्रकार की कंपनियों का संचालन नहीं है। भारत में जो इस प्रकार की कंपनी की स्थापना हुई थी वो हुई थी अंग्रेजी शासनकाल में, जिसके जरिए वो भारत में आए थे। कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेजी शासनकाल के अंतर्गत उनके जो
किंग थे उनके आदेश के आधार पर की गई थी। अब इस प्रकार की कंपनियां नहीं हैं। दूसरा है संसद के विशेष अधिनियम द्वारा। संसद के विशेष अधिनियम द्वारा आपने देखा होगा संसद में, टीवी में आप देखते हो, कोई बिल आता है तो उस पर बहस चलती है। वो पहले लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है और फिर वो राष्ट्रपति की साइन होकर अपने असली स्वरूप में आ जाता है। तो इस प्रकार यदि किसी कंपनी की स्थापना संसद में बिल लाकर की जा रही है, संसद में उस बिल को लाया जा रहा है, उस पर वोटिंग हो रही है, उसको पास कराया जा रहा है, तो वो संसद के विशेष अधिनियम द्वारा निर्मित कंपनियां कहलाती हैं। संसद में जाता है, उस पर बहस होती है, उसमें संशोधन होते हैं, राज्यसभा में जाता है, बहस होती है, संशोधन होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। तो ये संसद के विशेष अधिनियम द्वारा कंपनियां कहलाती हैं। इसके अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूटीआई और भी बहुत सारी कंपनियों की स्थापना संसद में एक बिल लाकर की गई थी। आगे कंपनी अधिनियम द्वारा, कंपनी अधिनियम जो मैंने अभी ये समझाया है, कंपनी अधिनियम द्वारा जो कंपनियां एक्ट, जो इस समय जो कंपनी एक्ट 2013 चल रहा है, उसके आधार पर जिन कंपनियों की निर्माण होगा वो कंपनी अधिनियम द्वारा निर्माण हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार से समामेलन के आधार पर किसी कंपनी का गठन किया जा सकता है। दूसरा है दायित्व के आधार पर। ये थोड़ा आपको यहाँ समझना है। अंशों द्वारा, परिमित का मतलब है अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनियां। सीमित दायित्व जो मैंने अभी समझाया था, एक बार इसको फिर समझना है। मान लीजिए ए ने किसी कंपनी के 100 रुपये वाले 100 शेयर्स ही खरीद रखे हैं। 100 शेयर्स यानी 100 शेयर्स किसी कंपनी के खरीद रखे हैं। एक शेयर्स की कीमत है 100 रुपये। टोटल उसने कंपनी के 10,000 रुपये के अंश खरीद रखे हैं। वो कंपनी में 10,000 यानी 100 अंश, जितने भी अंश हैं उस हिस्से का मालिक होगा। और लोगों पे जितने होंगे वो जितना लाभ मिलेगा उसको 100 अंशों के आनुपातिक रूप से उसको लाभांश के रूप में दे दिया जाएगा। यदि कंपनी की समापन होते हैं, कंपनी बंद हो रही है और दूसरे बाहरी दायित्वों का भुगतान करना है, तो क्योंकि ये मालिक होते हैं तो इनका फर्ज बनता है कि ये भुगतान करें। तो यदि कंपनी को इन्हें धन चुकाने की ज़रूरत पड़ रही है, कंपनी में पैसा कम हो गया, तो सीमित दायित्व कंपनी के अंश खरीदना, यानी जो लिमिटेड कंपनियां होती हैं उनके अंश खरीदना, ये फ़ायदा है। चाहे ये व्यक्ति घर का कितना ही बड़ा रईस क्यों ना हो, कंपनी की दिवालिया की स्थिति में या बंद होने की स्थिति में वो केवल कंपनी को 10,000 रुपये का ही उत्तरदायित्व रखता है। कंपनी उससे 10,000 रुपये से 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं मांगेगी। तो ये क्या हो गया, एक लिमिट हो गई है, एक उसकी लिमिट बन गई है कि 10,000 से ज़्यादा कंपनी को ज़रूरत पड़ने पर ये नहीं देगा। तो ये एक उसका दायित्व कैसा हो गया, सीमित हो गया ना, ये सीमित दायित्व कहलाता है। ठीक है, हम जो आगे चैप्टर पढ़ेंगे वो इसी प्रकार की कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। आगे जो भी थ्योरी आएगी, जो भी न्यूमेरिकल आएंगे, वो सब इसी पर डिपेंड आएंगे। ठीक है, आगे है वर्तमान में इसी प्रकार की कंपनियों की स्थापना की जाती है विश्व के अंतर्गत। दूसरा है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। गारंटी द्वारा कभी कभी कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिसमें लोग गारंटी दे देते हैं कि भाई ठीक है 20,000 रुपये मुझसे जब मन करे तब ले लेना। मोस्टली इस तरह की कंपनियां व्यक्ति आपसी सहयोग से बनाते हैं, जिन्हें क्लब वगैरह भी हम बोल सकते हैं। तो इसमें व्यक्ति गारंटी दे देता है, शेयर्स वगैरह तो नहीं खरीदते, गारंटी दे देता है। शेयर्स भी खरीद लेते हैं लेकिन एक गारंटी दे देता है कि भैया इतने रुपए जब चाहे तेरा मन करे तब ले लेना। मान लो किसी व्यक्ति ने, ये एक ही बात थी, मान लो कोई दूसरा व्यक्ति है बी, तो उसने गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी के अंतर्गत वहाँ के संचालनकर्ताओं को ये गारंटी दे रखी है कि भैया कभी भी तुम मुझसे 25,000 रुपये तक ले सकते हो। ये उसकी गारंटी थी। तो यदि कंपनी को जरूरत पड़ती है भुगतान लेने की उससे, तो ये कितनी गारंटी दी है, 25,000 रुपये उस फर्म को चुकाने का उत्तरदायित्व इसके ऊपर होगा, क्योंकि इसने गारंटी ली है वो पैसा चुकाने के। तो ये गारंटी द्वारा इस प्रकार की कंपनियों का निर्माण भी अब मोस्टली कम किया जाता है। ये आपसी सहयोग से जो व्यक्ति कंपनी बना लेते हैं, छोटी मोटी कंपनियां बना लेते हैं, जो व्यवसाय मोटे तौर पर नहीं करती, वो इस तरह की कंपनियों में गारंटी लेकर अपने दायित्व को निभाते हैं। आगे है असीमित दायित्व वाली कंपनियां, यानी परिमित दायित्व वाली कंपनियां। ये कंपनियां थोड़ी खतरनाक टाइप की होती हैं। जैसे मान लीजिए
मैंने ही किसी कंपनी के 20,000 रुपये के शेयर्स खरीद रखे हैं, मैंने किसी कंपनी के 20,000 के शेयर्स कर रखे हैं। अगर ये सीमित दायित्व वाली कंपनी होती तो मैं बेफिक्र घर बैठता कि कंपनी कभी भी ले ले 20,000, इससे ज़्यादा मैं दूंगा ही नहीं। लेकिन असीमित दायित्व का मतलब ये होता है कि यदि कंपनी को नुकसान होता है और दूसरे बाहरी दायित्वों का भुगतान नहीं किया जा रहा है तो ये 20,000 तो मेरे डूबेंगे ही डूबेंगे, बाकी मेरी जो घर की संपत्तियां हैं, जो निजी संपत्तियां हैं, उस पर भी आंच आ सकती है, वो भी बिक सकती हैं, क्योंकि मेरा दायित्व असीमित है। मैं कितना ही भुगतान कर सकता हूँ अपने पास से, यहाँ पर मेरी घर की संपत्तियाँ भी बिक सकती हैं इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये कंपनियाँ बड़ी मतलब घर की संपत्तियाँ भी बिक जाती हैं, तो ये असीमित दायित्व वाली कंपनी, यानी मेरा दायित्व असीमित है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अंशों द्वारा लिमिट बन जाती थी, इसमें नहीं लिमिट बनती। इस प्रकार की कंपनियों की स्थापना भी भारत में बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये थी दायित्व के आधार पर 3 प्रकार की कंपनियां। अब नेक्स्ट है अंशों की हस्तांतरणशीलता के आधार पर, जो कि यहाँ पर भी आया था। तो इसमें कंपनी 2 प्रकार की होती हैं, निजी कंपनी, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, ऊपर जरूरी नहीं था, ये दोनों जरूरी था इसलिए मैंने यहाँ लिखा है प्राइवेट कंपनी, और सार्वजनिक या लोक कंपनी, जिसे पब्लिक कंपनी कहते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले निजी कंपनी। निजी मतलब प्राइवेट, ठीक है, यानी कि इसमें कुछ सदस्य मिलकर एक कंपनी की स्थापना करते हैं और जो कंपनी की पूंजी है वो अंश के रूप में विभाजित होती है, लेकिन वो अंश जनता को बेचते नहीं हैं, जनता को वो अंश खरीदने के लिए आमंत्रित नहीं करते हैं। जो सदस्य हैं उन्हीं के पास वो अंश रहते हैं, जनता को अंश खरीदने के लिए आमंत्रित नहीं करते हैं। इसमें कम से कम 2 सदस्य होते हैं, पहले अधिकतम 50 होते थे, लेकिन जब कंपनी एक्ट आया तो ये 50 संख्या हट गई है, अब ये अधिकतम कितने होते हैं, 200, 2 और 200। याद रखना किसी बुक में आज भी ये 50 ही लिखा है कि निजी कंपनी में अधिकतम 50 सदस्य होते हैं, तो ये गलत है। अब वर्तमान में निजी कंपनी में कम से कम 2 और अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं। निजी कंपनी जब अब कंपनी का नाम लिखती है तो उसके आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द का यूज़ करती है और अपने अंशों को जनता में नहीं बेचती है। यदि कोई निजी कंपनी अपने अंशों को जनता में बेचने का कार्य करने लगती है तो वो निजी कंपनी से स्वतः ही पब्लिक कंपनी में, सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि अब उसमें पब्लिक का पैसा लग चुका है। और लास्ट है जो कि जिसके बारे में हम पढ़ेंगे ही अब, सार्वजनिक कंपनी या लोक कंपनी, इस इंग्लिश में पब्लिक कंपनी। और पब्लिक कौन होता है, पब्लिक मोस्टली लोगों को कहा जाता है ना। तो ऐसी कंपनियां जिसके अंश जनता में बेचे जाते हों, यानी कंपनी अपनी पूंजी जनता में अंश बेचकर प्राप्त करती हो तो वो पब्लिक कंपनी कहलाती है। सार्वजनिक कंपनी यानी उस कंपनी में जनता का पैसा लगा है, ठीक है। इसमें कम से कम सदस्य 7 होते हैं, 7 सदस्य होना इसमें ज़रूरी है, और अधिक पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। कैसे, मान लीजिए 1000 अंश इसने जनता में बेचे तो हो सकता है 1000 व्यक्तियों ने ही खरीदे हों, है ना। तो इसलिए इसकी कोई लिमिट नहीं है। अंशों की हस्तांतरणशीलता के आधार पर, यानी अंशों की बिक्री के आधार पर इसमें कितने भी सदस्य हो सकते हैं, नो लिमिट। लेकिन कम से कम कितने होते हैं, 7 होते हैं। ये अपने नाम के आगे लिमिटेड शब्द का यूज़ करती है, ठीक है, और जनता से व्यापार, जनता के पैसे इसमें लगे होते हैं, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको कंपनी के लक्षण और कंपनियों के प्रकार के बारे में थोड़ा समझाया है, ठीक है। इसको आप देखना, ये इम्पोर्टेंट भी है। तो अब आगे मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।